जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट सीखेंगे जिसका हमने नामकरण किया है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिस, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिस में काफ़ी अंतर है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम देखें और एग्जाम को देखें तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला तो फैक्ट्स हम लोग कहते हैं और दूसरा हमारा जो इंडियन पॉलिटी है। फैक्ट्स में उस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जो कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर से पूछे जाते हैं। इसमें कैसे सवाल रहेंगे? आपको इसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक के बीच में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको खत्म किया गया या उसको बरकरार रखा गया, किस एक्ट के तहत पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, किस एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, किस एक्ट के तहत सिख के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो ये जो फैक्ट्स है ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे कभी कभी 1 नंबर का सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, सारे चार्टर एक्ट हो जाएंगे, आपको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएंगे, फिर जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये सब इसमें आते हैं। सेकेंड जो इससे सवाल आता है वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जैसे कि डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया या किस देश से लिया गया, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी के प्रिंसिपल किससे लिए गए, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उसको किससे लिया गया। तो ये सब पूछे जाते हैं। ये सारे हमारे फैक्चुअल डाटा है, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता। इसमें सिर्फ आपको एक तरह से नॉलेज बेसिक्स में समझ बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। और अगर हम इसमें थर्ड टाइप की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट, सारे जो एक्ट हो गए, ओरिजिन हो गए, इसके बाद जाता है जहाँ पे काफ़ी लोगों को समझने में तकलीफ होती है, वो होती है कि किस तरह से हमारा संविधान बना। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ तो उसमें कितने मेंबर थे, फिर पाकिस्तान अलग हो गया तो कितने मेंबर हो गए। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कितनी महिलाएं थी, विशेष करके इसमें कोई अगर मुस्लिम महिला एक मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में तो उनका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये सब हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो इंडियन पॉलिटी है, जो सेकेंड पार्ट हमने बनाया यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का, हालांकि इसका नाम इंडियन पॉलिटी, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे बीपीएससी के सवाल का, जैसे मेरे पास 2019 का एक सवाल है ऑफ इंडिया, ये देखिए आपको दिख रहा है क्लियर? ये बीपीएससी शायद 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है मेंस पेपर का। पहला क्वेश्चन आप इसे पढ़ेंगे तो है द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, however he cannot do anything effective if the naughty young members of the family do not listen। यह एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसको इवेल्युएट करने को कहा गया है। तो ये सिंपल लेवल के सवाल हमारे कमीशन में आते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आएंगे और इसको हमें चिंतन करना होगा। जिसे हम पिछले बार काफ़ी वाजिब सवाल आया था यूपीएससी में, जिसमें थोड़ा सा विवाद भी हो गया था कि जो गवर्नर है वह एक रबर स्टैम्प की तरह, यानी उसका अपना कोई शक्ति नहीं। और यहीं पे हम लोग कुछ बेसिक गलती कर रहे हैं। जैसे हम लोग हमेशा ये मिस्टेक कर देते कि पद और व्यक्ति को एक कर देंगे। जब पद और व्यक्ति को एक कर देंगे तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाएंगी। इस टाइप के सवाल को नहीं दे पाएंगे। अगर इसको हम आसान भाषा में कहूँ तो अगर लिखा जाए एग्जाम में कि प्रूव कीजिए कि आप मूर्ख हैं,
तो बहुत बच्चे लिख भी देंगे कि जी महोदय ये सब निम्नलिखित कारणों की वजह से मैं मूर्ख हूँ, लेकिन वैसा नहीं लिखना होता। उसका कहने का मतलब है कि पहले हम 2 पॉइंट दिए कि हाँ ऐसा ऐसा हम किए तो लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा भी कार्य किया जिससे साबित होता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं एक मिसइलस्ट्रेट। तो ये सवाल में भले ऐसा कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे ही है जैसे हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग 70-80 साल के हो जाते हैं तो लोग उनको मान सम्मान देते हैं, लेकिन जो 30-40 साल के जो युवक होते हैं परिवार में वही पूरा कार्यभार संभालते हैं। तो एक तरह से क्या सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग की तरह उनका सिर्फ एक नाम रखा गया है, या सच में उनकी कुछ पावर है, कुछ शक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे जैसे जो व्यक्ति है तो व्यक्ति अपने हिसाब से किसी भी लूपहोल का प्रयोग करता है, लेकिन पद अपने आप में मौन नहीं होता। पद की अपनी कुछ शक्तियाँ हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये अमिताभ बच्चन जी की वाइफ का नाम है जया बच्चन, तो उन्होंने जो चेयरमैन थे हमारे राज्यसभा की घटना है, तो उन्होंने उनको भला बुरा टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या किया कि पद को ना छोड़ के व्यक्ति को हैम्पर कर दिया, और यहाँ पर मिस्टेक हुई। इस टाइप के सवाल में चाहे आपको गवर्नर के बारे में पूछा जाए, प्रेसिडेंट साहब के बारे में पूछा जाए, इनफैक्ट ऐसे भी सवाल आएंगे कि ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटी जो है या जो हमारा संविधान लिखा गया इसमें कहते हैं कि तो कॉपी पेस्ट संविधान है। इसमें से 250 से अधिक आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए, तो लगता है कि तो देखा देखी संविधान है। फंडामेंटल राइट इस देश से, डीपीएसपी इस देश से, इमरजेंसी प्रोविजन इस देश से, इसको लोग याद करेंगे। अभी मैं जान के नाम नहीं लेगा ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो ऐसा प्रतीत होगा देखने में कि हम लोग का संविधान में जो भारत का तत्व होना चाहिए, यानी हमारी संस्कृति या हमारा विचार जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, लगता है कि कॉपी पेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं। इस चीज को हम लोग यहाँ से पॉलिटी में पढ़े। हालांकि अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस पॉलिटी को और डायनेमिक वे में तैयारी करना होगा। इंडियन पॉलिटी में हम लोग कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी सीखेंगे। जब हम लोग यहाँ पे बात करें कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कंपेयर करना है संविधानों को, यानी कि अलग अलग संविधानों को। हमारे देश में भी सेकुलर शब्द है, हमारे संविधान में भी सेकुलर शब्द है, बाकी देशों में भी है। तो ये सेकुलर शब्द ही किस तरह से अलग अलग संविधानों में अलग अलग तरह से एप्लीकेबल है। क्या बिल्कुल वही आइडियोलॉजी जो बाकी देशों में है, क्या वही आइडियोलॉजी यहाँ भी रखे हैं? इमरजेंसी प्रोविजन से जर्मनी के सिद्धांत में भी है, तो क्या जो जर्मनी का सिद्धांत जो इमरजेंसी प्रोविजन को रखा है, क्या हम लोग उसी टाइप से रखे हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इसमें धीरे धीरे सीखते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस, ये एक बिल्कुल एक सब्जेक्ट के तौर पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पॉलिटी के तहत हम लोग जो मुख्य मुख्य टर्म है उसको बार बार यहाँ से हम अलग अलग संविधानों से कंपेयर करके सीखेंगे कि कैसे अलग है। अगर हमारा ही सोशलिज्म है तो कैसा सोशलिज्म है? सोशलिज्म तो ऐसे रशिया में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। हालांकि उसी सोशलिज्म के कारण वह 15 टुकड़ों में टूटा 1991 में। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कंपेयर करें। अगर इसमें हम सिलेबस की बात करें तो प्रिएम्बल लिखा हूं, लेकिन इसमें सेकेंड नंबर कर देते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे, एक आउटलुक लेंगे इंडियन पॉलिटी का। सेकेंड नंबर पे हम यहाँ पे प्रिएम्बल देखेंगे, और थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, और इसके बाद फिर हम पार्ट 1 से एज इट इज चलते जाएंगे। इसी के साथ मैं क्या करूंगा कि ये जो ओरिजिन है हमारा कि कौन सा हमारा सिद्धांत किस देश से लिया गया, उसको हम इसी के साथ कंबाइन करेंगे। तो क्या होगा, ये हमारा साथ ही साथ कवर होता चला जाएगा, क्योंकि अलग से ये पढ़ने में भूल जाते हैं। और बाकी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो काफ़ी जब चर्चा हम लोग इस पर करेंगे तो ये हमारा कवर होता चला जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट भी कुछ। बाकी लास्ट में पूरे फैक्ट्स को हम लोग फिर से एक बार एज इट इज उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अब जो सेकेंड पार्ट इस सिलेबस का है वह है हमारा जस्टिस। जस्टिस शब्द देखने में बड़ा छोटा है, ओनली 7 लेटर, लेकिन ये बहुत डेंजरस शब्द है। हालांकि डेंजरस कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक इंग्लिश में कहते हैं कि हैज जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड,
उस जस्टिस के सिद्धांत को समझने के लिए बहुत हमें मेहनत करना होगा। इनफैक्ट जस्टिस क्या है कि आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं तो कुछ साल पहले राम मंदिर का मामला सुलझ गया, लेकिन वहां पे आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एज अ लैंड डिस्प्यूट के तौर पे देखा है कि एक जमीन का हिस्सा है जिसपे दो पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं कि ये हमारा जमीन है, ये हमारा जमीन है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिल्कुल एज अ डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट के तौर पे, और उन्होंने फैसला दिया सबूतों के आधार पे कि यह जो भूमि था ये राम जी का था, बाद में इस पे कब्जा करके बनाया गया, तो इस कारण ये जमीन होता है राम जी। अब यहाँ पे बहुत ही एक टिपिकल क्वेश्चन उठता है, आप लोग सब देखेंगे बॉलीवुड मूवी में लेडी ऑफ जस्टिस जो ब्लाइंड फोल्डेड होती है, काली पट्टी लगा रहती है, तराजू लेके ऐसे खड़ी रहती है, तो वो क्या कहती है, उसका अर्थ क्या समझते हैं हम लोग कि सबूतों के आधार पर चलता है। यहाँ पे राम जी अपना सबूत दिए कि हमारा जमीन है, उनका जमीन ठीक है मिल गया, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ यानी कि उससे ज्यादा जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दिया, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि जस्टिस हो गया। कुछ इसमें अजीब नहीं लगता सुनने को? यानी कि कल हमारे और आपके बीच में जमीन को लेकर विवाद हो जाए तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जैसा राम को जन्मभूमि में दी है, कोई बात नहीं, ये 2 एकड़ जमीन आप आयुष पे दे दीजिए और बाकी हमको 4 एकड़ पे और दे। लेकिन फिर भी हम कहते कि नहीं, राम जन्मभूमि के केस में जस्टिस हुआ। यानी कि जस्टिस सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके सबूतों पर नहीं चलती, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप इसका बाकी बात ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जो आउटलुक है, जो हमारा ओवरव्यू है कि कैसा आखिर कोई पुस्तक दिखता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर बचपन के याद करेंगे तो जब नया क्लास में जाते थे तो पिताजी बुक लाते थे माता जी, तो पहले बुक को सूंघते थे, बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है, इस बात को नोटिस किए होंगे। और 2 चीज उसी दिन पढ़ जाते थे, एक तो हिंदी का पूरा कहानी और दूसरा जो ड्राइंग का बुक है उसमें भर भेजा कर जाता था। ये 2 काम लोग करते थे। तो पहले क्या करते थे, बुक को पलट उलट के देखते थे। साइंस का बुक बाप रे इतना मोटा ना, किसी साल पतला आ गया। जब वो जहाँ तक याद है तो 7th क्लास से आगे से स्टार्ट होता था और एनसीईआरटी से पतला होता था, तो लगता कि यार इस बार पतला बुक दिया, लेकिन वो एक्चुअली टफ होता था। तो इसी तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का प्रयास है, क्या कहीं दिखता कैसा है, जो असली संविधान हमारा बना वो कैसा दिखता है। तो अगर असली संविधान को हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे कुछ चीज हमको ध्यान देना होगा। मेरे पास उसका पिक्चर है, हाँ मेरे पास पिक्चर है। तो असली संविधान को पहले तो आप लोगों ने सुना होगा कि सिटिंग हुए, डिबेट्स हुए, इस सब टर्म को भी हम लोग चर्चा करेंगे। बार बार आप एक शब्द सुनते होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ये आप सुनते होंगे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी बातें रखी गई और उससे क्या होता था कि पहले उसका ड्राफ्ट बनता था। ड्राफ्ट मतलब अगर कोई आदमी पुस्तक लिखता है तो पहले एक बार वो पुस्तक नहीं लिखता, पहले कुछ लिखा, फिर 10 आदमी को पढ़ाएगा, सजेशन लेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर उसमें जैसा होगा अपना तब्दीली करके फिर लिखेगा ड्राफ्ट। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, BR अम्बेडकर ऐसा नाम कहते हैं। और भी बहुत सारी कमेटी बनी थी, छोटी छोटी कमेटी। अब इतना बड़ा हमें संविधान का निर्माण करना है तो उसमें हम किसी को दे दिए कि आप फंडामेंटल राइट पे चर्चा कीजिए, उस पर अपना देखिए। किसी को हम दे दिए कि इमरजेंसी पावर्स पे चर्चा कीजिए, और सब अपना छोटा छोटा काम टास्क लिए। किस तरह से अगर फेयरवेल पार्टी करना होता है तो एक तो बड़ा ऑर्गेनाइज कि हाँ हमें पूरा फेयरवेल पार्टी करना है, लेकिन फिर भी बच्चों में छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है कि आप खाना देखेंगे, आप डेकोरेशन देखेंगे, आप सारे तरह के जो भी क्रियाकलाप होंगे, फंक्शन होंगे उसको देखेंगे। तो इसी टाइप का यहाँ भी निर्माण हुआ और इसी में जब कोई ड्राफ्ट रखा गया, किसी आर्टिकल को पेश किया गया जिसको हम लोग संसद कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, तो वहाँ पे डिबेट्स हो, सभी लोगों को पूरा छूट था कि आप अपनी बात रख सकते हैं, सहमत है नहीं सहमत है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
डिबेट्स। और ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को सच में समझना चाहते हैं तो, क्योंकि यह हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो संविधान सभा थे उनका विचार कैसा था उसको समझने में यहाँ पे हमारा काफी मदद करेगा। इनफैक्ट जब प्रियम्बल पे डिबेट हो रहा था तो उसमें क्या हुआ कि एक कामरूप यानी कि असम, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि कामरूप से कहते थे, तो वहाँ के जो वहाँ से जो चुन के आए थे रूपानी उनका नाम था, हाँ रूपानी या रूपाली नाम, मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा। तो चर्चा निकली कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे बात निकला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह पे हम लोग भगवान के नाम से शुरुआत करें। कुछ लोगों ने चर्चा रखा कि गांधी जी के नाम से शुरुआत करें, ऐसे ऐसे चर्चा रखे। तो जब कामत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कामत जी का ये प्रस्ताव था कि हम लोग भगवान के नाम से शुरुआत करें, इन द नेम ऑफ द गॉड। तो जो ये रूपाली जी थे जो असम के थे, वो बोले कि हम तो भगवान में नहीं मानते, हम तो शक्ति में मानते हैं। वहाँ पे है ना माँ कामाख्या के मंदिर, तो माँ का एक फीमेल गॉड है, गॉडेस है वो, तो उनके नाम से करते हैं। तो आप गॉड की जगह पे गॉडेस कर दीजिए, इन द नेम ऑफ गॉडेस, गॉडी क्यों किया जाए। तो ऐसे भी काफी कुछ थोड़ा सा अच्छा माहौल बना हुआ था, तो वो हम लोग प्रियम्बल में आएंगे तो उसको भी सीखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स यही है, इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका सोच क्या है या किस टाइप का वो संविधान देना चाहते थे उसको हम लोग कुंजी को समझने का प्रयास करें। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ ही साथ संविधान निर्माता ने साफ रूप से कहा कि समय परिवर्तनशील है। उस टाइम अलग समय था, आज अलग समय है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कुंजी उस टाइम थी वो कुंजी वैसे ही रहेगी, समय के साथ वो परिवर्तन होगी। और हम लोग जब कोर्सेज और आगे सीखेंगे तो इसको देखेंगे किस तरह से अलग अलग चीजों में यहाँ पे परिवर्तन आए। तो सबसे पहले हम आउटलुक और ओवरव्यू की बात करें। तो बाकी जिस तरह से हमारा संविधान है उस टाइप का तो है, लेकिन इसमें एक सबसे यूनिक फीचर जो मुझे लगा वो है कि जितने भी हमारे पार्ट है, स्टार्टिंग में हमारे पास 22 पार्ट संविधान में, अभी भी इनफैक्ट 22 ही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो इस पर बिहार के व्यक्ति थे जो शांति निकेतन से पढ़े हुए थे, उन्हें चित्रकारी करने को कहा, यानी कि हर पार्ट के ऊपर कुछ चित्रकारी करें। और अगर हम हल्के से कॉमन सेंस को समझें तो जब किसी भी व्यक्ति को हम चित्रकारी करने कहेंगे या फिर छोटे बच्चे को भी कहेंगे तो वो भी अपने जो आसपास का दुनिया में देखता है, या अगर उसको कुछ थीम दे दिया जाए कि आप इस थीम पे हमें कुछ चित्रकारी कीजिए तो उस थीम को लेकर वो कहेगा। यानी कि जो फोटो होते हैं वो मौन नहीं, फोटो गौन नहीं होते, वो कहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, बस हमें समझने का दृष्टि चाहिए। तो अगर हम जब यहाँ पे देखें, जब आप पार्ट 1 में देखेंगे तो ये पार्ट 1 के ऊपर ये फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप सभी को। ये जो फोटो है ये हड़प्पा सिंह का है, इसको मोहनजोदड़ो से भी कहते हैं। ये जो ऑक्स है ना, जो पवित्र माना जाता है। तो जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ, हालांकि इसका मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, कहीं जो प्रमाण नहीं है, मेरा यह स्वतः चिंतन है, आपको हो सके चिंतन बिल्कुल अलग है। इसमें जब हम लोग देखते कि इसी को क्यों बनाया उन्होंने पार्ट 1 में, यानी कि जहाँ हम लोग इंडिया इंडियन टेरिटरी की बात करते हैं, कुछ भी बना सकते थे फोटो, इसी को क्यों बनाया उन्होंने, मोहनजोदड़ो सिल्क को क्यों बनाया। तो मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि हमारे पास जितना भी तक साहित्यिक और पौराणिक प्रमाण है यही मिलता है कि भारतीय संस्कृति या सभ्यता का उदय हड़प्पा काल से हमारे पास फिलहाल अभी यही प्रमाण है ठोस रूप में। दूसरा ये जो है काफी पवित्र माना जाता है, पवित्रता प्लस इसके जो क्वालिटी माना जाता है, जो इतिहासकारों का मत है कि यह विसिनिटी को होल्ड करता है। विसिनिटी मतलब एक सार होता है और वो एक ग्रुप बनाता है कि उसके अंदर सभी लोग सुरक्षित हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि हम एक सर्कल दे दिए और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, आपस में बच्चे यहाँ से खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो इच्छा है अपना ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस सर्कल से ये बाहर कोई भी नहीं जा सकता। तो इसको ये होल्ड करता है और शायद उसी को उन्होंने पार्ट 1 में ध्यान रखते हुए बनाया हो, क्योंकि हम यहाँ पे यूनियन की बात करते हैं। हमारा जो देश का नक्शा है कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा मेरा इस टाइप का हमारा है नक्शा।
इसके अंदर में हम कितना भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, 28 से हम 1000 राज्य भी यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन इसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। यानी कि यूनियन एट इट्स लास्ट को हम खत्म नहीं कर सकते। यानी यही ये बड़ा सर्कल है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कितने सारे स्टेट बने, अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया, कभी एक था, तो इस हिसाब से हम इसको काउंटर कर सकते हैं। जब हम पार्ट 2 में जाते हैं, पार्ट 2 में किसकी बात की गई है? सिटीजनशिप। जब हम सिटीजनशिप की तरफ देखते हैं तो अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेंगे। यहाँ पे कुछ आपको ब्राह्मण देव दिखेंगे जो लगता है कि कोई हवन या आरती कर रहे हैं, यहाँ अग्नि जल रही है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ हिरण दिख जाएंगे, यहाँ पे किसान भी दिख जाएंगे, झोपड़ी भी दिख जाएगा। यानी कि लगता है कि नागरिकों का जो कर्तव्य है कि नागरिक अपना कार्य करे, सैनिक है तो सैनिक में कार्य करे, ब्राह्मण देव मतलब जो ज्ञान का प्रचार करते हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण है, किसान है, तो ये सब जो मुख्य कार्य थे उनको यहाँ पे दिखाया गया है ताकि सारे नागरिक हम लोग एकजुट होकर अपने अपने कर्तव्यों को सही से निभाएं ताकि हमारा राष्ट्र उन्नति कर सके। शायद वो ऐसा कहना चाहते हो। जब हम तीसरे में देखते हैं तो तीसरे में बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है और ये है राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और माता सीता है। जब आप इसको लास्ट में आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल भी दिया गया हो कि किस समय को इसको बनाया गया है। तो उनका जो मत्था ये तब का है जब राम, लक्ष्मण जी और सीता जी रावण का वध करने के बाद वापस लंका आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सवाल जो मन में आता है, ठीक है हम ये मान सकते हैं कि हो सके वो राम जी के भक्त तो बना दिए, फिर लेकिन ये इसी सीन को क्यों बना है कि जब वो वापस आ रहे हैं राम जी के जीवन में तो कितना घटता है, किसी को बना सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम जब थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर हम रामचरितमानस को देखें तो लंका से वापस आ रहे हैं, मतलब कि उन्होंने सभी दुष्टों का संहार कर दिया। यानी कि इधर से रामचरितमानस समाप्ति माना जाता है कि खत्म हो गया। और जब इसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा जोर देके, तो ऐसा लगता है कि कहना चाहते हैं कि उन्होंने हर एक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाया, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स का सही तरह से पालन किया, उनके जो कर्तव्य थे और उनके जो अधिकार थे सभी को भली भांति उन्होंने पूरा किया। उनका ये अधिकार था कि धरती को रावणों से मुक्त करे, राक्षस से मुक्त करे, उन्होंने किया। उन्होंने अपना फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा किया। अलग अलग उनके जो अधिकार थे उसे भी उन्होंने निभाया। शायद वो यही कहना चाहते हैं। और इससे भी सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जो हम पार्ट 4 की बात करते हैं, आपको लग सकता है डीपीएस में किसका फोटो डाला है, तो गैस करेंगे, आप गैस करेंगे किसका फोटो डालना चाहिए। इसमें जो फोटो है वो है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। कब का है? जब वो गीता ज्ञान देते हैं। और डीपीएस में भी वही है, एक बात दिखाता है कि तुम ऐसा करो। हमारे वेद या जो भी भारतीय संस्कृति यही कहते हैं, वो कोई किसी को जोर नहीं देते, वो देते कि आप अच्छी कर्म करोगे तो इस टाइप का फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो इस टाइप का फल मिलेगा। शायद वही कहना चाहिए यहाँ पे, और उसी चीज को इन्होंने दर्शाया यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अर्जुन का मुंह लटका हुआ है और वो ये उसका धनुष ही अर्जुन का गांडीव जो एकदम ढीला पड़ा हुआ है। यानी कि वो हर, और उन्होंने इलस्ट्रेशन में लिखा भी है कि जो गीता माँ गीता का ज्ञान जब बांट रहे हैं तो ये तब का है। तो इस टाइप के पूरा 22 के 22 पाठों में आपको मिलेगा। हालांकि मैं कभी 2-4 तक ही सोच पाया हूँ। जब आप इलेक्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का फोटो है। अब क्यों है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर आप लोग का एक होमवर्क रहा कि आप इससे चिंतन करें कि आखिर ये फोटो हमने क्यों डाला, यही क्यों डाला। हो सके अभी हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 विषयों की चर्चा की, हो सकता है आपका कुछ अलग विचार से निकल जाए, तो इस पर आप लोग चिंतन करेंगे। उनके जो कुंजी था या जिस उद्देश्य को बनाए थे, हमारे ये फर्ज बनता है, हमारे कर्तव्य बनता है कि उसको समझें, क्योंकि ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर हम चित्र को ऑटोमेटिक समझ लें तो पाठ का काफी कुछ भाग हमें क्लियर हो जाता है। तो ये एक अच्छा बात थी। और अब हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे कि कितने पार्ट या कितने शेड्यूल्स हमारे संविधान में हैं। जब भी हम कोई पुस्तक लेते हैं तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा का पूरा अपना एक कोर्स है, जो कोर्स हम कह सकते हैं पढ़ने के भाषा में, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के 22 चैप्टर, इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट 1 से लेकर एंड डॉट 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 करके पार्ट हमारा 22 पार्ट।
स्टार्टिंग में भी हमारे पास 5 पार्ट में 1, 2, 3 और 4 ये एज इट इज है। लेकिन 4th पार्ट में क्या हुआ, एक और चीज जोड़ा गया जिसको हम लोग करते हैं पार्ट 4A, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य, इसी को फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ये पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A में जोड़ा गया। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि इसको पार्ट 4 में ही क्यों जोड़ा गया। अगर हम बोलचाल की भाषा में करें तो सबसे पहले जब आदमी अधिकार मांगता है तो उससे पहले उसका कर्तव्य आता है, तो इसको हो सके पार्ट डी में जोड़ना चाहिए। अगर आप संविधान को देखेंगे तो ये टेक्निकली काफ़ी अरेंज में भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं भी डाल दिया गया। जिस तरह से बच्चों को पहले ABCD पढ़ाएंगे, फिर वर्ड बनाना सिखाएंगे, फिर सेंटेंस और कहानी, उसी तरह ये भी काफ़ी अरेंज है। पहले हम यूनियन की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, नागरिक की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, उनके कर्तव्यों की बात करेंगे, तो ही तो आगे बढ़ेंगे। तो यूनियन को उसका पहले रखा गया, पहले राष्ट्र को तो हम एक करें, राष्ट्र की बात करेंगे, और इस तरह से इसको टेक्निकली अरेंज किया गया। तो पार्ट 4 में अमेंडमेंट करके पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। फिर पार्ट 5 है, और फिर हमारा पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 और पार्ट 9, इन 4 को हमको सेपरेट से देखना होगा। पार्ट 6 में किसकी चर्चा की गई है, कोई आइडिया किसी को? पार्ट 6 में स्टेट की चर्चा की गई। पार्ट 8 में हमारी यूनियन टेरिटरीज है, और पार्ट 9 में हमारे पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी। अब इन चारों को हमें ध्यान से समझना होगा। जब हमारा देश बना या जब हमें आज़ादी मिली, जब हमने आज़ादी छीनी, तो उस टाइम क्या था, हमारे पास 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। आज हम कहते हैं राज्य और यूनियन थे, 2 ही प्रकार थे। उस टाइम क्या होता था, एक तो वैसे राज्य थे जो ब्रिटिश का था, जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे, यानी कि उस पर पूरा का पूरा अधिकार किसका था, अंग्रेजों का था। तो उन्होंने जो भी लाइन ड्रॉ किया भारत पाकिस्तान के बीच, तो जितना पाकिस्तान में पड़ा उसी पाकिस्तान गवर्नमेंट में चला, और जो इंडिया में था वो चला गया इंडियन गवर्नमेंट में। दूसरी तरह के जो राज्य थे उसमें थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर। हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि 562 रियासतें थी। तो इतने आपको सोचने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि 562 रियासतें कैसे? तो कुछ ऐसे भी राजा रजवाड़े थे जिनके तहत मात्र 2 से 3 गवर्नर और वो राजा बने हुए थे। तो कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे, और इन्हीं को हम लोग कहते थे प्रिंसली स्टेट। मतलब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना गवर्नर नियुक्ति करता था। इसमें जो हेड होते थे वो कौन होते थे? वहाँ के राजा ही होते थे। लेकिन यहाँ पे भी लेजिस्लेचर हुआ करता था। कुछ जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या था? लेजिस्लेचर हुआ करता था। तो इन लोगों को अलग से रखा गया, और इन्हीं को स्वतंत्रता दी गई कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, इंडिया में मिल सकते हैं, या फिर आप अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। एक सवाल आ सकता है मन में कि जब राजा रजवाड़े थे तो फिर लेजिस्लेचर रखने का क्या सकता है सवाल? अपना मनमानी करते थे? तो ऐसा नहीं, क्योंकि क्या है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो जनता विद्रोह कर देती है। और ऐसे भी जो भी राजा रजवाड़े थे तो वैसा बहुत ज़्यादा दबाव देने वाले या फिर लोगों को दबाने वाले नहीं थे, सब ठीक ठाक ही थे। तो उस कारण लेजिस्लेचर की स्थापना की गई थी, जिससे आम जनता के भी लोग आते थे, राजा भी अपना नियुक्त करते थे किसी को डायरेक्ट कि हाँ ये मेरे तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस टाइप के स्टेट, 3rd कैटेगरी के जो स्टेट्स थे उनमें बाकी प्रिंसली स्टेट आते थे। अभी हमने चर्चा की कि प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, और इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ प्रिंसली स्टेट। इसमें बहुत सारे ऐसे भी राजा रजवाड़े 2 गांव या 3 गांव के राजा बने, वो क्या लेजिस्लेचर है? उनके अंदर तो 1000-2000 जनता रहती थी। तो ये 3rd कैटेगरी। फिर चौथे में जो था वो सिर्फ एक था, और वो था अंडमान एंड निकोबार। चौथे में सिर्फ एक था, वो था अंडमान एंड निकोबार। जो भी दृष्टिकोण से
ब्रिटिश ने उस टाइम अलग किया होगा। इस टाइप के हमारे पास 4 स्टेट्स थे और इसी को 6, 7, 8 में काउंट किया गया है। 6 में अगर आप जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया, पार्ट ए ऑफ द स्टेट। तो पार्ट ए में कैसे स्टेट है, ब्रिटिश प्रोविंस इसको कहते हैं। पार्ट जब हम लोग 7 की बात करते हो तो उसमें क्या कहा गया है, पार्ट बी ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर। और पार्ट 8 में कहा गया है प्रिंसली स्टेट और पार्ट 9 में कहा गया है अंडमान एंड निकोबार। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इसी टाइप का। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, तो हम लोग देखेंगे कि स्टेट्स अब ऐसे नहीं, हम लोग सीधे राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम से ही जानते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे 1966 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, फजल कमेटी, जेपीबी कमेटी, सब उसी से जुड़ी हुई धार कमीशन, तो उन्होंने सब राय विचार दिया और इसको खत्म कर दिया। इसको खत्म करके राज्य और यूनियन टेरिटरी मात्र 2 किया गया। तो जब इसको खत्म करा गया तो उस टाइम यहाँ पे पार्ट 6 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि पार्ट ए ऑफ द स्टेट, उसको कन्वर्ट करके अमेंडमेंट करके क्या नाम उसका कर दिया गया, दी स्टेट। इसे हम क्या करते हैं, पार्ट 6 में राज्यों की चर्चा की गई, दी स्टेट। पार्ट 7 में प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर की बात की गई और पार्ट 8 में प्रिंसली स्टेट्स की बात की गई थी और पार्ट 9 में अंडमान एंड निकोबार की बात की गई थी। इसमें क्या हुआ कि सारे एक तो स्टेट्स कर दिए और बाकी का नाम रख दिया यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी को पार्ट 8 में डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, ये चारों खत्म हो गया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी करके 2 एडजस्ट कर दिया गया, पार्ट 6 में और पार्ट 8 में, ये 2 हटता है। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि पार्ट 9 क्या हो गया हमारा, इसमें तो पूरा खत्म, और पार्ट 7 भी हमारा खत्म हो गया। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि पंचायत में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये तो बाकी आज़ादी के अंदर 40 साल बाद ये जोड़ा गया अमेंडमेंट करके। अगर ये शुरू से रहता तो ये बीच में नहीं आ पाता, पार्ट 22 के बाद पार्ट 23 डालना होता तब उसमें आता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि पार्ट 7 और पार्ट 9 हमारे पास एंट्री हो गई, तो उस कारण पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्ट 9 बताया गया। अब तो यहाँ पर मुझे लगता है ये दिक्कत नहीं होगा किसी को। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ सकती है कि क्या हम ऐसे संविधान में कहीं भी हटा सकते हैं, कैसे कहीं भी निकाल सकते हैं, कैसे पॉसिबल है ये? नहीं। यहाँ पे जो हम शब्द यूज करते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में, उसको मिटा दो। लीगल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नल एंड वॉइड। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस टू जीरो। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो हमको कहते हैं ना कि आई विल रिड्यूस यू टू जीरो। तो रिड्यूस यू टू जीरो जब हम लोग गुस्सा में कहते हैं, इसका मतलब ये कि हम उसकी हत्या नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमसे मान लीजिए उससे बिजनेस में उससे मेरा मुकाबला है, तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं रिड्यूस यू टू जीरो कि मतलब हम उस बिजनेस में उसको अपाइज कर देते, यानी उसका कुछ नहीं करते, एकदम जीरो, एक ऐसा बॉक्स जो बिल्कुल खाली है। और इसी को हम लोग लीगल टर्म में कहते हैं नल एंड वॉइड, यानी किसी को शून्य कर देना। शून्य कर देने का मतलब खत्म कर देना नहीं। आपको याद हमने नंबर लाइन जब चर्चा की थी केमिस्ट्री वाली क्लास में, इसमें बताया कि जीरो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। हम कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो ढूंढा, और फिर कुछ लोग कहते हैं तो फिर रावण के दर्शक कहते थे गिनती उतना नहीं, वो जीरो नहीं ढूंढा, उनके जीरो को ढूंढा, उस रेफरेंस पॉइंट को ढूंढा। जब इस जीरो रेफरेंस पॉइंट को हमने देख लिया तो इससे कंपेयर करना आसान हो गया, तुम पीछे भी जा सकते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को हमने डिफाइन किया। हमने नेचुरल नंबर्स और बाकी सबकी चर्चा की थी कि एक अनपढ़ आदमी भी गिनती जानता है, लेकिन वो ये नेगेटिव में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा पार्ट 7 था, हम पार्ट 6 और पार्ट 8 यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट 7 और पार्ट 9 था, तो उस टाइम ये क्या हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि शून्य हो गया, इसको टर्मिनेट नहीं किया गया। टर्मिनेट करना एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। नल एंड वॉइड करना, इसके अंदर के आर्टिकल्स को हमने खत्म कर दिया। पार्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर के आर्टिकल को खत्म कर दिया। अभी हम लोग सुनते होंगे कि जो एंग्लो इंडियन है उनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया,
लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी होने के नाते ये स्टेटमेंट गलत है, समाप्त नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा एक डेट है कि 10 मार्च को जो 10 साल का एक्सटेंशन पिछली बार संसद ने दिया वो खत्म हो जाएगा, तो सरकार इससे पहले ला के अपना बढ़ा देती है कि ठीक है 11 मार्च से फिर से 10 साल के लिए बढ़ गया। तो ये जो सरकार नया रूल पास की कि रिजर्वेशन को 10 साल बढ़ाया जाता है, तो उसमें सरकार ने क्या किया कि एंग्लो इंडियन का नाम को मेंशन नहीं किया, खत्म नहीं किया, मेंशन नहीं किया। खत्म तब होगा जब सरकार बाकायदा एक बिल लाएगी पार्लियामेंट में जिसमें लिखेगी कि अब से एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तब हम लोग कहेंगे कि एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को टर्मिनेट कर दिया गया, या फिर हम लोग उसी को कहते हैं रिपील कर दिया गया। तो कानून की भाषा में टर्मिनेट या रिपील कर देना और नल एंड वॉइड कर देना दो अलग हो सकते हैं। नल एंड वॉइड कर देना मतलब इसका अस्तित्व है लेकिन ये शून्य के बराबर। ये कुछ ऐसा है कि एक आदमी है जिसका न हाथ है न पैर है, बेचारा गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी। या उससे भी अच्छा एग्जाम्पल मैं दूं तो यह एक ऐसा आदमी जो कोमा में, जनसंख्या में उसको जोड़ा जाएगा कि जनसंख्या में है लेकिन वो आदमी क्या है, जीरो है ना। और टर्मिनेट कर देना मतलब कि आदमी खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा पार्ट 7 जो है ना अभी इसी स्थिति में है। पार्ट 7 हमारा क्या है, नल एंड वॉइड। इसके अंदर का जो आर्टिकल है वो ओमिटेड है, इसके अंदर का आर्टिकल हमारा ओमिटेड है। और पार्ट 9 में वही था, नल एंड वॉइड ही था। लेकिन जब पंचायत की बात आई, जब संसद से बिल पास हो गया तो उसी पंचायत को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्ट 9 में डाल दिया। और इसी पार्ट 9 को 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। 9 में पंचायत की बात की गई है, 9A में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की गई है और 9B में कोऑपरेटिव। ये क्लियर? तो पार्ट 7 हमारा अभी नॉलेज है और इसी से कुछ मिस्टेक्स अराइज हो जाती है। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तक को कोई दिक्कत लिखना है, लिखिए तो इसको मिटा। हम यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक। इधर हमने लिख लिया 15 तक, उसके आगे पार्ट 16, 17, पार्ट 18, 19, 20, 21 और पार्ट 20। ये हमारे पार्ट था। अभी हमने कुछ अमेंडमेंट्स की बात की थी। तो पार्ट 4 में एक और क्या जोड़ दिया गया, पार्ट 4 ए। पार्ट 9 में क्या जोड़ दिया गया, 9A और 9B। और पार्ट 14 में भी एक अमेंडमेंट किया गया। ये पार्ट 14 में अमेंडमेंट करके पार्ट 14A जोड़ दिया गया जिसमें ट्राइब्यूनल की चर्चा की गई। इसे हम लोग जितने पढ़ेंगे तो इतने पार्ट। अब यहीं पे कुछ कुछ मिस्टेक, कुछ लोग कहेंगे कि संविधान में कितने पार्ट हैं, तो कहेंगे अभी करेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे संविधान में कितने पार्ट हैं, तो 22। और कुछ कहेंगे कि संविधान में कितने पार्ट हैं, तो 25। हम सभी को समझते हैं कि कैसे ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये 21 कैसे आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारा पार्ट 7 है जो नल एंड वॉइड है हमारा, ये तो नल एंड वॉइड पार्ट है, इसके अंदर का आर्टिकल खत्म कर दिया गया। लेकिन पार्ट 7 को एज इट इज अभी तक टर्मिनेट नहीं किया गया। जब सरकार कानून लाएगी कि पार्ट 7 को अब समाप्त किया जाता है, उसको रिपील किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, तो हम लोग मानेंगे कि पार्ट 7 खत्म हो चुका। तो ये जो 21 वाले हैं वो इस आधार पर जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 7 8 9 10 11 12 13 14।
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आगे तो अगर कोई 21 कह रहा है, 21 पार्ट है तो कैसे कह रहा है, समझ गए? कोई 22 पार्ट कह रहा है तो वो क्या करता है, कहता है कि तो नल एंड बॉडी है ना, समाप्त नहीं हुआ है, हो सके कल को संसद में कुछ ऐसा कानून आए कर देगा, तो उस हिसाब से 22 जोड़ते हैं। अब कुछ लोग 25 कैसे बोलते हैं, वो क्या करते हैं 22 के बाद 23, हाँ नहीं, वो क्या करते हैं 21 के बाद जोड़ते हैं, 21 के बाद जोड़ते हैं वो 22, 23, 24 और 25। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अलग अलग हैं। तो अब ये सवाल आता है कि अगर पूछा जाए कि कितने पार्ट है संविधान में, तो क्या इसका उत्तर होगा सही? 21, 22, 25 या 26? 22 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 22। टेक्निकल रूप से संविधान का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग 22 स्टाइल करते हैं, क्योंकि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये नल एंड बॉडी। दूसरा, ये सब इसका पार्ट है ना। जैसे हम फिजिक्स में लाइट आपको पढ़ा है, तो लाइट में हम लोग ह्यूमन पढ़ा है, तो क्या ह्यूमन हम लोग अलग चैप्टर काउंट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आप क्लास 10 और 11 का बुक में देखेंगे तो अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ, लेकिन ह्यूमन आई फिजिक्स में एक पार्ट है जो लाइट से संबंधित है। ये कुछ इसी टाइप का है। तो अब तो आपको यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की परेशानी होगी। दूसरा जो इसमें भय आता है, वो सबसे बड़ा डर आता है पार्ट 9 को लेके। 9A 9, तो इसमें पंचायत है, दूसरा क्या बताते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और तीसरा क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जब इसके आर्टिकल को देखेंगे तो ए करके 243 में डिफिनेशन है, फिर 243A से चालू होगा और वो पता नहीं कहाँ तक चल रहा है। उसके अंदर लगभग 40 आर्टिकल है, और इसी में लड़कों को बहुत डरता है, आपको भी डरता होगा, पढ़ने में कितना है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन की बात है, तो कभी कभी कमीशन इसी से पूछ लेता है कि पंचायत में इलेक्शन की बात किस आर्टिकल में की गई है। अगर वो सिर्फ आपको उदाहरण दे दे अगर सिर्फ ऑप्शन में दे दे 243T, तो शायद आप सही मान, लेकिन वो क्या करेगा 243T, 243Q, तो समझ ही रहे कितना बच्चे लोग सही जवाब देंगे। यही दिक्कत है, लेकिन ये टफ नहीं है। संविधान सिर्फ दिखता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन है बड़ा छोटा। अभी देखिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शब्दों के साथ चलेंगे, अभी सच में आप लोग देखेंगे कि सच में छोटा है। प्रेसिडेंट तक तो सबको याद रहता है, प्रेसिडेंट साहब तक, वाइस प्रेसिडेंट साहब तक भी सबको याद रहता है, वो तो नॉर्मल है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है जो मेन है स्टेट से प्रॉब्लम, या फिर यूनियन टेरिटरी के यूनियन के जो नहीं, हमारा सेंटर का जो बात किया गया, पार्लियामेंट की बात की गई, वहाँ उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, फाइनेंस बिल्स वगैरह के बारे में बात की गई, चेयरमैन, चेयरपर्सन, ये सब की बात की गई है। वहाँ से थोड़ा सा परेशानी दिक्कत हो जाती है, यानी कि पार्ट 5 के प्रेसिडेंट के बाद, यानी कि आर्टिकल 64, 65, 70 के बाद से फिर दिक्कत चालू हो जाता है कि किस तरह के, लेकिन कोई इसमें परेशानी नहीं। इस कोर्स के दौरान हम क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग पार्ट 5 को एज इट इज पढ़ेंगे, फिर पार्ट 6 को भी एज इट इज पढ़ेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे 2 लाइन बनाएंगे, इधर लिखेंगे पार्ट 5 और इधर लिखेंगे पार्ट 6, और जैसा आर्टिकल है उसको आप लोग एज पैरेलल लिखते जाएंगे। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो प्रेसिडेंट के आधार पे ही स्टेट में कौन है, गवर्नर है, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आधार पे यहाँ पे स्टेट्स के अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बात की, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लेवल की बात की, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये दोनों आर्टिकल मिलके 180 आर्टिकल्स बनाते हैं। अगर नंबर की बात की जाए तो आप पढ़ेंगे सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 80 या 90 और आपको कवर हो जाएगा। कितना आसान है। इसके बाद जो तकलीफ आती है वो आता है पार्ट 9 में हमारा, यहाँ पे पंचायत वगैरह की बात की जाए, तो भी बड़ा आसान है, इनफैक्ट आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं अगर आपको यहीं पे दिखाऊं, हाँ ये देखिए, ये तो ये सारे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। अगर हम यहाँ पे 243 खोलें, हाँ देखिए ये हमारा 243 है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आर्टिकल 243 की चर्चा की गई है। अब ये बड़ा आसान है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें फिर आप लोग 3 पार्ट बनाएंगे। एक में लिखेंगे पंचायत के बारे में, एक में आप लोग लिखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, और एक में लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा सा भिन्न चलता है लोग से, तो 2-4 आर्टिकल दाएं बाएं हैं। आप पंचायत को खोलिए, अभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पंचायत को खोलिए
तो पंचायत में तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की बात कही होगी कि पंचायत में इलेक्शन होगा, तो ऊपर से आप जोड़ते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके हो सके आपको मिलेगा कि 12वां नंबर पे इलेक्शन की बात की गई। तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जोड़ेंगे तो 12वां नंबर पे आपकी इलेक्शन होगा, तो कुछ ड्यूरेशन भी होगा कि एक बार चुना हुआ तो कितने साल तक। तो आप जोड़िएगा पंचायत में कि ड्यूरेशन कितने नंबर पे बात की गई है। तो मान लीजिए आपको 9 नंबर पे मिला, ये उदाहरण दे रहा हूँ, डाटा थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी 9 नंबर में आपको ड्यूरेशन की बात की, बिल्कुल क्या है कॉपी पेस्ट, बस नाम का बदलाव। तो आपको देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यही दोनों का आधार पे चलते हैं, यहाँ पे 2-4 आर्टिकल भिन्न हो जाते हैं। यानी कि इसमें कहने को तो 40 आर्टिकल है, पार्ट 9 में 41 है टू बी एग्जैक्ट, 41 आर्टिकल है, लेकिन आप मुश्किल से मुश्किल 20 या 21 पढ़ेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको डर नहीं लगता। जो हमारा सबसे अंतिम पार्ट यानी कि पार्ट 22, उसमें 392 से लेकर 395 तक की चर्चा की गई, जो कि बड़ा आसान है। वो पार्ट को आप पढ़ें तो भी वही बात, ना पढ़ें तो भी वही बात, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। पार्ट इलेक्शन और इमरजेंसी प्रोविजन, ये तो सभी को मुंह पे रहता है। और एक हमारा 368 हो गया, यानी कि जो अमेंडमेंट की बात की संविधान के अमेंडमेंट, तो ये भी मुंह पे ही रहता है। पार्ट 21 में तो हमारे 10 आर्टिकल को 12 आर्टिकल को संविधान से हटा दिया गया, तो सिलेबस और कम। तो गिन चुन के अगर आप देखेंगे तो कहने को 395 आर्टिकल, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट तक सबको याद ही रहता है, 64 तक हमेशा मान के चलते हैं। तो 64 तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पार्ट 5 और 6 में जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो 180 में आपको याद करने के लिए मुश्किल से 90-95 आर्टिकल ही है, और बाकी इधर आपका याद ही रहेगा। थोड़ा सा दिक्कत आपको कमीशन वगैरह में हल्का सा आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो आपको 150 आर्टिकल रिमेंबर करने पड़ेंगे कि किस आर्टिकल में क्या बात कहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ये सिर्फ कहने को है कि बड़ा संविधान है, टफ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो भी इसको अरेंज किया गया है, इतने साइंटिफिक तौर पर अरेंज किया गया है और इतने टेक्निकल लैंग्वेज में अरेंज किया गया कि कोई भी आदमी आराम से उसको कवर अप कर सकता है। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे फिर क्लियर होते हैं। यहाँ तक शुरू क्लियर, कुछ पूछना है सवाल? तो ये हम लोग एक ओवरव्यू देखें कि संविधान आखिर दिखता कैसा है। हमने शुरू में ही कहानी के माध्यम से चर्चा किया कि जब बच्चों का या जब हम लोग भी छोटे थे, जब नया पुस्तक आता तो पहले सबकी मोटाई देखते थे, कौन कितना मोटा है। हिंदी पुस्तक में कौन सा कहानी है, कौन सा कविता है, उसको पढ़ना। ड्राइंग पुस्तक में रंग भरना। तो ये चीज़ हम लोग देखें कि ऐसे संविधान हमारा दिखता कैसा है, उसमें क्या ऐसी साइलेंट फीचर है। क्योंकि पिक्चर या जो फोटो की हमने चर्चा की तो उस पर मैंने कभी चर्चा नहीं सुना। तो ये एक प्रयास है कि आप लोग इस पर रिसर्च करें, आप लोग भी चिंतन करें। पांच के बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है शेड्यूल्स के बारे में। कितने शेड्यूल है संविधान में? 12 शेड्यूल। तो ये भी बड़ा आसानी है, छोटा सा इसमें खास तक नहीं है, लेकिन शेड्यूल्स कुछ ऐसे नहीं है। जैसे आप लोग अगर मैथ की पुस्तक देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला को एक जगह पीछे में लिख दिया जाता है, लॉग टेबल को एक जगह पीछे में कर दिया जाता है, सारे आंसर को एक जगह पीछे में कर दिया जाता है ताकि बच्चों को देखने में आसानी है ना। अब कुछ बात आया, अब हमको लॉग का यूज इस्तेमाल करना है तो वहाँ बगल में फिर लॉग का फॉर्मूला लिखें या हम किसी विशेष फॉर्मूला को लिखें तो ढूंढने में परेशानी होगी। तो उसी तरह शेड्यूल क्या कर दिया गया है कि सबको अगर कुछ वैसा लंबा लिस्ट है, जैसे कि हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो केंद्र सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, किस किस बात पे वो कानून बना सकता है, राज्य सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, तो कितना बीच बीच में लिखते हैं तो एक जगह डिसाइड करते। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो उसमें कौन से राज्य होंगे, किसको यूनियन टेरिटरी माना जाएगा, उसको एक जगह लिख दिया जाए, बीच में बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से शेड्यूल को अरेंज करते हैं। तो बहुत टफ समझने को नहीं, वो भी इसको हम लोग देखेंगे। और बाकी इसके ही दौरान हम लोग जब पार्ट का डिस्कशन करेंगे तो उसे हम लोग अमेंडमेंट को भी काउंट करेंगे। अलग अलग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उन सबको कंसिडर करेंगे और लेस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एक ओवरऑल हमारा इस तरह से ये पॉलिसी तैयार है। नेक्स्ट टॉपिक की जो हम लोग चर्चा करें वो हमने चर्चा किया था जस्टिस को। जस्टिस हमने बात
पे हमने थोड़ा चर्चा पहले भी किया था, तो उसको हम फिर से दोहराएं और आप लोग फिर से हमको उस पर जवाब देने का प्रयास करें। जब भी इसकी बात करते हैं तो हम एक 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लाते हैं और ये काफ़ी फेमस है। किसी भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट आपको ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको रख सकता है। एक ऐसा सिचुएशन है कि आप मेट्रो के ड्राइवर हैं, एक मेट्रो गाड़ी बना दिया हूं और आपका ब्रेक फेल हो चुका है, स्टीयरिंग व्हील काम कर रहा है। आपके पास 2 पाथ है, एक पाथ है ये पाथ ए है और ये पाथ बी है। आपने देखा कि पाथ बी पर 5 आदमी काम कर रहे हैं और पाथ ए पर 1 आदमी काम कर रहा है। ब्रेक खराब हो चुका है, आप इसके ड्राइवर हैं, आपका स्टीयरिंग व्हील काम कर रहा है, आप किस पाथ पे जाएंगे? पाथ ए पर जाएंगे या पाथ बी? जाहिर सी बात है, ब्रेक खराब है तो मृत्यु हो जाएगी। इस पे जाएंगे तो 1 आदमी की, इस पे जाएंगे तो 5 आदमी। क्या लगता है आपको, किस पे जाएंगे? हाँ, 1 पर जाएंगे। क्यों जाएंगे 1 पर? 1 आदमी का मतलब कह सकते हैं कि आप नंबर ऑफ लाइफ्स को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। आपका जो मेन प्रिंसिपल है ये इसी पे कार्य कर रहा है। और कुछ विचार? कोई विचार नहीं, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक दूसरा सिचुएशन जिसमें हम लोग हल्का सा ऐड करते हैं। अब की बार वही मेट्रो ट्रेन है लेकिन आप ड्राइवर नहीं, आप क्या है कि ब्रिज के ऊपर से देख रहे हैं। आपको पता है कि यह ट्रेन का ब्रेक है और आपके बगल में एकदम खट्टा 190 किलो का आदमी खड़ा हो गया। अब आपके पास यहाँ पे भी सिचुएशन है, क्या आप इसको ढकेला नहीं, बस आप हल्ला कीजिएगा, थोड़ा डरपोक है तो हड़बड़ा के गिर जाएगा, पटरी के बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा और ये आदमी जाहिर सी बात खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 आदमी जो काम कर रहे थे वो बच जाएंगे नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको छोड़ दीजिए तो ये मेट्रो 5 आदमी जाके चिपके। सिचुएशन वही है, ड्राइवर आप नहीं, ड्राइवर कोई और है लेकिन इसका भी ब्रेक कर दीजिए। अब इस सिचुएशन में आप क्या आप इस आदमी को ढकेलना क्या पसंद करेंगे? क्यों? नंबर ऑफ लाइफ है ना, आप छोड़ देंगे तो यहाँ 5 आदमी मारा जाएगा और यहाँ पे 1 आदमी मारा जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं? कोई बात नहीं, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये सच में ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसी के लिए हम लोग जस्टिस को यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं। जो पहला सिचुएशन हमने जिसमें देखा, जिसमें आप स्वयं एक ड्राइवर, उसको हम लोग कहते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं डायग्राम। हमने जो पहले सिचुएशन को देखा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंटलिस्ट मोरल रीजनिंग। और सेकेंड सिचुएशन जिसमें आप ड्राइवर नहीं थे, आप ऊपर से एक ऑनलुकर थे, उसको हम लोग कहते हैं कैटेगोरिकल। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट मोरल रीजनिंग में हमारा ये अप्रोच रहा कि हम नंबर ऑफ लाइफ्स को काउंट करें और इसको अगर हम और टेक्निकल वे में यूज करें और सही सेंटेंस का प्रयोग करना चाहें तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि हम जो कार्य करेंगे उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट कितना मोरल है, कितना मानवतावादी है, इस चीज को हम काउंटर कर रहे थे। यहाँ पे यानी कि हम कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट का आंकलन कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे थे? रिजल्ट का आंकलन। हम इधर मोड़े या प्लेटफॉर्म ए प्लेटफॉर्म बी की तरफ मोड़े, रिजल्ट आएगा, एक तरफ 1 आदमी मरेगा, एक तरफ 5 आदमी। तो वहाँ पे हमने काउंटर किया कि रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना मोरल है, कितना ह्यूमन है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन जिसमें हम लोग ब्रिज से देख रहे थे, वहाँ पे हमने रिजल्ट को नहीं देखा, हमने उस कृत्य को देखा। हमने उस किसको देखा? उस कृत्य को, यानी कि जो एक्शन किया जाएगा मेरे द्वारा, ये आदमी बच सकता था ब्रिज पर। हमने उसको देखा कि अगर हम उसको ढकेल देंगे तो ये मर जाए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक्ट को ही देखा। दोनों में डिफरेंस क्लियर? यहाँ पे हम क्या करते हैं? आउटकम को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर एक्ट को इटसेल्फ हम एनालाइज कर रहे हैं कि वह एक्ट कितना मोरल है। हालांकि
यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है आपके मन में कि एक्ट तो यहाँ भी मॉडल नहीं था, लेकिन इसमें आपके पास यानी कि कर्ता, आप दोनों में क्या है, कर्ता है। जब भी क्रिमिनल जैसे सिस्टम की बात होगी तो वहाँ पर कर्ता को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कर्ता के थे कौन उस कृत्य को करा। तो कर्ता के पास एक सिचुएशन में यानी कि सेकेंड सिचुएशन में एक एस्केप रूट है। एस्केप रूट समझते हैं, यानी कि हम इस एक्ट में इन्वॉल्व है ना, हम इस एक्ट में कर्ता हो नहीं, लेकिन सेकेंड सिचुएशन जिसमें हम फर्स्ट सिचुएशन जिसमें हम लोग ड्राइवर थे उसमें कर्ता तो हम है ना, उसमें कर्ता कौन है, हम हैं। उसमें हम अपने आप को उस एक्शन से अलग नहीं करते, उस एक्शन में हमें इन्वॉल्व होना है। इसका अगर मैं एक लाइव एग्जाम्पल दूँ तो आप लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बारे में सुना होगा। तो अधिकतर लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 प्लेन टकराए, लेकिन 4 प्लेन आए, 2 तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया है, तीसरा प्लेन पेंटागन ऑफिस से टकराया। पेंटागन ऑफिस मतलब जो अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर से हुआ। 5वां प्लेन जो था उसमें क्या हुआ कि जो पैसेंजर थे प्लेन में, शायद 76 या 46 पैसेंजर थे, तो उन्होंने जिहादियों को मार दिया। लेकिन जिहादियों ने मरने से पहले कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया कि प्लेन को क्रैश होना कन्फर्म था, बचा नहीं जा सकता था। और वहाँ पे लोगों ने क्या फैसला लिया कि हम लोग एक खाली मैदान में प्लेन को गिराएं। तो इससे क्या होगा, सिर्फ प्लेन के लोग ही मारे जाएंगे, और कहीं क्रैश होगा तो प्लेन के लोग तो मारे ही जाएंगे, बाकी लोग भी मारे जाएंगे। इसी तरह मिटा रहे हैं, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। और उन्होंने पेंसिल्वेनिया में खुले मैदान में गिरा दिया, जिससे प्लेन के सारे लोग मारे गए, बाकी लोग बचे। FBI जांच किया तो रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है कि जो पेंसिल्वेनिया में प्लेन क्रैश हुआ उस दिन, तो जिहादियों का मकसद था कि इसको या तो व्हाइट हाउस से टकराते या फिर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट समझ सकते क्षति हानि हो सकती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भी पैसेंजर थे या जो भी निर्णय लिया होगा, पैसेंजर या फिर जो भी फ्लाइट अटेंडेंट थे या जो भी कैप्टन था प्लेन का, उसने इस कॉन्सिक्वेंटली अप्रोच को किया कि हम इस एक्ट से एस्केप नहीं हो सकते, बचा हम नहीं सकते। तो उसने क्या किया, रिजल्ट को कंपेयर किया कि किसमें हमको कम नुकसान होगा या ओवरऑल हमारे राष्ट्र को किसमें कम नुकसान होगा, और उसने मैदान में प्लेन को कुदा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कैप्टन पे किसी मर्डर की चार्ज नहीं, कैप्टन से मतलब मोरल रीजन से, हालांकि सब मरे गए, सारे मारे गए, लेकिन कैप्टन से। तो ये जो जस्टिस इसी आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम पहले एकेडमिक में बात करते हैं यानी कि मार्क्स के बेसिस पर, तो अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्टिस महत्वपूर्ण है। आप किसी चाहे कोई टॉपर ही हो या जैसा भी हो, अगर आप उसका भी पेपर देखिएगा तो क्वालिटी में सबसे कम नंबर है, 250 में 95, 96 मैक्सिमम जाता है। क्यों? क्योंकि हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, और जस्टिस नहीं समझ पाएंगे तो गवर्नेंस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ क्वालिटी से नहीं आता। अगर आप कमीशन की तैयारी नहीं कर रहे, मेंस एग्जाम नहीं दे रहे, तो आपको जस्टिस पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। एकेडमिक तौर पर आपको मार्क्स चाहिए, बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी फैक्ट से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी तैयारी करें, आपको अच्छा नंबर चाहिए, तो एकेडमिक तौर पे जस्टिस जरूरी है। हालांकि अगर जस्टिस एकेडमिक तौर पे जरूरी भी ना हो तो भी हमारे लिए दायित्व बनता है कि जस्टिस को समझें। क्यों? क्योंकि जस्टिस एक सेक्रेड वर्ड है, ये इतना पायस है कि इसकी प्योरिटी को मेंटेन करना होता है। अभी हमने राम मंदिर का उदाहरण दिया था शुरू में, तो नाराज है कि जस्टिस हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, ज्यादा लक्ष्य से कहा जस्टिस। पिछले साल क्या हुआ, 2021 की एक घटना कि एक कोई पंडित, नाम वाम लेना सही नहीं होगा, एक पंडित थे, तो उन पे रेप के चार्जेस लगे और 19 साल वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मतलब 19 ईयर्स सिर्फ उन पे केस चलता रहा कि इन्होंने रेप किया है कि नहीं किया। 19 साल बाद फैसला आया कि इन्होंने रेप नहीं किया, इनको छोड़ दिया। कंपनसेशन के तौर पे उनको 1 करोड़ 30 लाख 45 लाख रुपए दिए गए। तो क्या हम कह सकते हैं वो पंडित जी के साथ जस्टिस हुआ, या कोई भी व्यक्ति जो ऐसे फंस चुका है किसी भी चीज में, क्या जस्टिस हुआ, जस्टिस डिलीवर हुआ? क्या 1 करोड़ 30 लाख या 40 लाख रुपए कंपनसेट कर पाएंगे
जो उन्होंने अपने जीवन को 19 साल खो दिए। सिर्फ 19 साल नहीं खोए, मोरल प्रताड़ना, 19 साल एक बदनामी, ये सब के जैसा समाज में बदनामी जाती है। अगर उनके परिवार के सदस्य होंगे तो उनको भी झेलना पड़ा होगा। एक बहुत हाईलाइटेड मैटर पिछले साल का हुआ था या पहले साल का, कि एक लड़का का हाईवे पे हुआ था, एक लड़के के साथ बच्चा। तो ये एक लड़का का पक्चर हुआ था हाईवे पे, वो काफी वायरल हुआ था वीडियो। उस लड़का का जॉब चला गया, समाज में थोड़ा सा इज्जत भी डाउन हो जाता है। 1 साल बाद सब बात ठीक है तो पता चला कि इसकी कोई गलती नहीं थी। तो क्या उस लड़का को हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब जस्टिस की बात की जाती है तो यहाँ पे 2 तरह का, एक तो सिविल मैटर है कि जमीन विवाद हो गया, पैसा कौड़ी का विवाद हो गया, इसको काउंटर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे आपके बीच में जमीन को लेके हो गया, चलिए हम ही आपका जमीन पे कब्जा करते हैं, 10 साल बाद में जजमेंट आया तो हमको फाइन लगाया जा सकता है कि भाई 10 साल का इनको हट जाना तो इन्वेस्ट, वो मैटर हो सकता है, मॉनेटरी चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस है क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? दूसरा जो सवाल आता है, यहाँ पर हम सिर्फ फेस वैल्यू पे काउंट करेंगे। आपने देखा होगा याकूब मेनन को जब फांसी दी गई, नो ऑफ वैल्यू, उसी के विरोध में जो जेएनयू में देशद्रोही बच्चे कन्हैया कुमार बना है ना, कि क्या याकूब मेनन जिंदा है, अफजल गुरुम जिंदा है, शर्मिंदा है तेरे का, ऐसे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वो जैसा हो, लेकिन अगर हम उसको सिर्फ मोरल रीजनिंग में बात करें या तो उसको सिर्फ फेस वैल्यू पे एनकाउंटर करें तो उससे एक बहुत बेहतरीन सवाल निकल के आता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर आप यहाँ पे होते इस मंच पे और आप एक टीचर होते और आपके सामने 2-3 सेकेंड या थर्ड क्लास के बच्चे होते, 2 बच्चे आपस में लड़ाई करने लगा किसी बात पे, क्या सर मेरा पेंसिल तोड़ दिया, मेरा रबड़ से, तो बाई सबसे पहले वो बच्चे आपके पास आएंगे जस्टिस के लिए कंप्लेन लेके कि सर हमारे साथ यहाँ की, ठीक है, उनको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो इसी उद्देश्य से आया है, इसने मेरा पेंसिल तोड़ दिया है तो सर हमको इंसाफ दिलाइए। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल था कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति जस्टिस करता है। इसका जवाब बहुत ही सटीक है और इसका जवाब आपको मिलेगा रामायण या फिर रामचरित। कहाँ मिलेगा? जब बाली को, राजा बाली को रामचंद्र जी मार देते, उसका वध कर देते, तो बाली उनसे सवाल पूछता है कि आप उनको क्यों मारे, ये ऐसा वैसा क्यों है। तो उन्होंने चर्चा किया कि उसने सुग्रीव की वाइफ को किडनैप कर लिया था, तो जो कि बहुत गलत बात है। अगर कोई भी ऐसा महिला पे करता है कुछ भी तो उसको तो सीधे मृत्युदंड ही उसका सही है। तो बाली पूछता है कि ठीक है, हम समझ गए कि हमने गलत किया, लेकिन आप किस अधिकार से होते हैं हमको न्याय देने वाले या फिर हमको सजा देने वाले? क्योंकि तो राजा राम नहीं है। राजा कौन है? भैया भरत, वो है राजा। दूसरी बात, राजा ने राम जी को, यानी कि जो भी भारत को स्वयं राजा थे, उन्होंने राम जी को नियुक्त नहीं किया था कि आपको ये हम पावर देते कि आप दंडाधिकारी बन जाए या फिर आप लोगों में जस्टिस। 2 बेहतरीन सवाल पूछते हैं। इसका बहुत सटीक जवाब है जो राम जी दिए हैं, मैं दे सकता हूँ उसका जवाब, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग उस पर्सन से पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी आपको डिटेल दे दिया कि कहाँ तो मिलेगा, आधा 1 घंटा पढ़ेंगे। तो ये जो सवाल बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि उस टाइम में देशद्रोही बच्चे जो सवाल पूछे देश से भी या सुप्रीम कोर्ट से भी कि हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो बाय व्हाट अथॉरिटी न्यायालय के पास या दंडाधिकारी के पास ये पावर है कि वो जस्टिस दे और दूसरों को सजा दे। कोई बहुत बड़ा जिहादी ही नहीं, आतंकवादी ही नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट सजा दे दिया कि हाँ इसको फांसी होने वाला, टाइम भी दे दिया, इसको 10 मार्च को शाम 6 बजे इसको फांसी दिया जाएगा, शाम ही सुबह दी जाएगी, ये टाइम हो। लेकिन हम बिल्कुल 10 मार्च को ही 6 बजे ही आके हम क्या किए, इसको गोली मारी, फांसी देने से एकदम जस्ट 1 सेकंड पहले इसको गोली मारी। तो इसमें हम पे मर्डर के चार्ज लग जाएंगे। वाई? बात तो वही है, फांसी दे तो मर जाता, डेथ सेंटेंस था, बात तो वही है। लेकिन सवाल उठ जाता बाय व्हाट अथॉरिटी, मेरे पास वो अधिकार नहीं कि हम सजा दें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
बाकी जब हम जस्टिस को आगे पढ़ेंगे तो एक मुझे चर्चा याद आती है, सुकरात का अपना नाम सुना होगा, सोक्रेट, प्लाटो, इन सब का अपना नाम नहीं होता। तो सोक्रेट का बुक है तो डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ। एक बुक होता है कि हमने लिख दिया या हमने पैराग्राफ के बेसिस में लिख दिया, वहाँ पे डायरेक्ट है कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं और दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। तो सुकरात का एक दोस्त था कैलिकस, और कैलिकस बहुत अच्छा बात कहता है सुकरात कि सुकरात ये जो दर्शन जो फिलॉसफी है ना, ये बहुत अच्छा खिलौना है। कैसे? क्योंकि अगर सही उम्र में और सही टाइम में अगर कोई व्यक्ति इसमें लगता है, इस खिलौने में लगता है, तो वो काफ़ी अच्छा उसमें आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर इस फिलॉसफी को कोई व्यक्ति अपना जीवन में पालन करना चाहे या जीवन भर उसको लेकर चलना चाहे तो उसका जीवन रूइन हो जाता है, यानी कि उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें फिलॉसफी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। अच्छी बात की उसमें फिलॉसफी है भी ऐसा ही। फिलॉसफी में जो खतरा है, दो तरह के खतरे इसमें है, एक है पर्सनल और एक है पॉलिटिकल। इसमें पर्सनल खतरा ऐसा है कि इसमें कुछ नया नहीं आपको दिया जाएगा, जो आप जानते हैं वही आपको ऐसा बन के आ जाएगा कि वो अनजान, एक स्ट्रेंजर, उसके विभिन्न आयामों को हमें समझने का प्रयास। ये जस्टिस टर्म इज सो पायस, इज सो प्योर, अभी तक इसको जस्टिफाई कुछ भी होता है 10 लोग कहेगा कि मैं क्या नहीं हुआ, आज तक इसको जस्टिफाई नहीं किया। बड़े बड़े फिलोसफर हुए, बड़े बड़े थिंकर हुए, उन्होंने भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि व्हाट इज जस्टिस। तो हम कौन होते हैं? लेकिन इस कोर्स के दौरान हम उसी चीज को समझने का प्रयास करें। अगर उदाहरण के तौर पे तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे खबर हाल देते हैं, लेकिन हमको बड़ा दुखी है। पिछले दिनों, कल या फिर पिछले वीक की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नए केस को इंक्वायर किया जिसको हम लोग कहते हैं मैरिटल रेप। अब उसमें मैरिटल रेप यानी कि हस्बैंड पे ही रेप के चार्जेस लग जाना। हस्बैंड पे ही रेप के चार्जेस लग जाना। आईपीसी की सेक्शन 375 में रेप को पहली बात ही परिभाषित किया कि रेप क्या है। अब उसमें एग्जेम्पशन भी दिया गया कि कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में साथ घर में रह रहे हैं तो वाइफ हस्बैंड पे रेप का चार्जेस नहीं लगा सकती। यानी कि अगर कोई हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, तो उसको ऐसा कोई जरूरी उसका कंसर्ट ले, उसका हामी ले, इसका आवश्यकता नहीं, उसको एग्जेम्प्ट किया गया था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस को एक्सेप्ट कर लिया, ये पहली बात था। तो ये काफ़ी ड्रेस्टिक हो सकता है। अभी ड्रेस्टिक तो नहीं देखे, हालांकि हम तो पक्ष में है कि मैरिटल रेप को इलीगल घोषित करना चाहिए, मतलब सजा देनी चाहिए इसके लिए भी। तो ये इस पर हम लोग नजर रखेंगे। लेकिन जब हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो एक और तरह का रेप होता है जो कि दुर्भाग्यवश सिर्फ और सिर्फ हमारे देश और जिसको हमारी न्यायालय और पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में निकाला तो सकता है। इसका प्रोसीजर निकाला नहीं समझते। निकाह हलाला में क्या होता है कि जैसे कोई एक मुस्लिम महिला है ना, उसका पति उसको तलाक देता है। अब पति चाहता है, हो जाता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, पति चाहता है कि ठीक है हम इससे फिर से वापस शादी कर ले, तो वो ऐसे शादी नहीं करता है। पहले उसकी वाइफ को किसी और पुरुष के साथ शादी करना होगा, है ना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा, फिर वह पुरुष इस महिला को छोड़ देगा, तलाक देगा, तब वो जाके इससे शादी करेगा। इसको अभी तक हम लोग क्रिमिनलाइज नहीं कर पाए। इस चीज़ को अभी हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर रखते हैं। हालांकि टू बी मोर एग्जैक्ट हम लोग सब जानते हैं कि किस कारण पार्लियामेंट और न्यायालय इस पर जस्टिस नहीं दे पा रहा है। इनफैक्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी निकाह हलाला लीगल नहीं, अगर कोई ऐसा करता है उसको कठिन, उसमें बिल्कुल रेप के चार्ज नहीं। लेकिन हमारे देश भी और अभी तक यहाँ पे काफ़ी पीछे तो नहीं कहेंगे, ये सही बात, सही टर्म हम लोग सब जानते हैं, सही टर्म यूज करने का आवश्यकता नहीं है, जो कि हमारे समाज के लिए कलंक है। इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म है वो आते हैं। सबसे पहला वायलेशन है वो होता है कि महिला का खरीद फरोख्त। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम खरीद फरोख्त करें तो हम उसके एवज में पैसा ही लें। यहाँ पे क्या ले रहा है वो पुरुष, जो उसका एक्स हस्बैंड था, वह ले रहा है उस मेंटल पीस को,
हम लोग चर्चा करते हैं ना पाप पुण्य की, तो वो अपना उस मेंटल पीस को सेटिस्फाई करने के लिए उस महिला को सबसे एक्सचेंज कर रहे हैं कमोडिटी। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर UNHCR को कहते हैं हम लोग, ह्यूमन डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं 1948 का, उसमें भी महिलाओं बच्चों का खरीद को प्रोहिबिट किया गया। एक और एक हमारे सीता सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें महिलाओं को किस तरह के प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना, ये क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल रहा है। प्रोस्टिट्यूशन और रेप में बहुत ही अंतर है। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन शब्द का हम इसलिए प्रयोग करें, हालांकि उस महिला के लिए प्रोस्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका जो एक्स हस्बैंड है और बाकी उसके साथ जो भी शादी करेगा, ये दोनों पुरुष हैं, उस महिला को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल रहे हैं। और इस कारण ये पिंप, जिसको बोलचाल की भाषा में दलाल कहते हैं, और पिंप पे गंभीर चार्जेस, बिल्कुल रेप के चार्जेस लगने चाहिए और एकदम मृत्युदंड चाहिए। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं। इनफैक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ को इसका विरोध करता है कि निकाह हलाला को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है करते। बांग्लादेश और पाकिस्तान ठीक है हमसे खराब देश है, लेकिन कम से कम उसकी न्यायालय और उसका जो भी संसद है इसको तो कम से कम क्रिमिनलाइज है। तो इन सभी बातों को हम पूछेंगे, जस्टिस ने यही सब चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप नहीं भी कमीशन के स्टूडेंट है, आपको जनरल कंपनी में तैयारी करना है MCQ टाइप के भी, तो भी जस्टिस हमारे जीवन में हर एक दिन है। हालांकि कैलकुलस ने वार्निंग दिया सुकरात को कि फिलोसफी मत पढ़ो, बी रियल, यहाँ से काम निकलता है सिर्फ उतना ही करो, लेकिन ये हमेशा जीवन में हमारे आते हैं। मेरे से हमने निकाला ऐसी बात। ये जो मैरिटल रेप का मैटर आया है ना, आप देखिएगा या कुछ 2-4 महीने के बाद फिर निकाह हलाला भी डिबेट होगा इस पर, और इस पर भी PI दायर हो जाएगा, किसको भी क्रिमिनलाइज। जब आप मैरिटल रेप को कर रहे हैं, इतने आप आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं? ये तो साफ है और बिल्कुल कहने में किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को शर्म नहीं आनी चाहिए कि संसद और न्यायालय दोनों मुस्लिम महिलाओं का रेप करवाती है। इसलिए एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी तक अगर इसको क्रिमिनलाइज नहीं कर पाए, इसमें और बहुत सारी घटनाएं आएगी। जैसे अभी जो घटना हाईलाइट में चल रही है कि शादी का एज बढ़ा के 21 साल एज कर दिया गया। कि जो 21 साल एज किया गया, तो यहाँ पे संसद का क्या अधिकार है कि किसी के पर्सनल मैटर में कवर करें? दोनों तरह के लोग बातों को समझने का काउंटर करेंगे। जस्टिस में हम सिर्फ ठीक है जिसका क्या विचार है वो सब जानते हैं, लेकिन हम लोग फेस वैल्यू में काउंटर करेंगे क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि संसद का कितना तक अधिकार होना चाहिए किसी के निजी जीवन में प्रवेश करने, कि कौन कितने एज में शादी करे, एक सवाल ये आ सकता है। तो ऐसे बहुत तरह के सवाल जो हमारे जीवन में रोज आए डेली, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करें। और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा ये है, इतने सारे सवालों से ये हो सकता है कि आप एक बुरी नागरिक भी बन सकते हैं या बहुत बेहतरीन नागरिक। अत्यधिक नॉलेज थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है इस केस में, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ काउंटर करके चलेंगे, जिससे हम लोग एक अच्छे नागरिक होंगे और जस्टिस के मर्म को समझ पाए, इस जस्टिस के सिस्टम को हम लोग एज इट इज समझ पाए। क्योंकि अगर कभी हम लोग वैसे पोस्ट में आप लोग जाएंगे जहाँ पे आपको जस्टिस करना हो, या पोस्ट पे ना भी जाए तो भी जीवन में आएगा, परिवार में आएगा, समाज में आएगा, आसपास में आएगा कि हम कहाँ तक उस जस्टिस को, उस न्याय को कर सकते हैं, कहाँ पे अपने प्रिंसिपल्स को या अपने पर्सनल गेन को साइड नहीं करना। इन सभी चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान देना। तो आज का क्लास हम लोग एक आउटलुक लिए हमारे चैप्टर कि हमने फैक्ट्स में क्या पढ़ना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से देखना है और किन किन बातों को काउंटर करना है, और जस्टिस में हम किस किस बात को समझेंगे। जस्टिस एक चिंतन है, इस पर आप लोग इसके बाद भी चिंतन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल गारंटी है इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, इनफैक्ट इस कोर्स के दौरान तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े चाहे इमैनुअल कांट हो, जॉन स्टुअर्ट मिल हो, जेरेमी बेंथम हो, 200-300 साल से बेचारे वो लोग 50-60 साल अपने जीवन के कार्यकाल में काम भी किए, उसके बाद भी अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। तो हम लोग कौन जवाब दे पाए? लेकिन फिर भी जहाँ तक हम प्रयास करेंगे, हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें। तो कल हम लोग 2 भागों में इस क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कल हम प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग जस्टिस के कॉन्सेप्ट। दूसरी, आपको कैसे इस पर पकड़ बनानी है इस विषय पे, तो आप लोग 2 कॉपी बनाएंगे, मोटी मोटी, जितनी मोटी मिल सके कॉपी
एक में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है एज इट इज, बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। पहले सारे आर्टिकल्स को लिखेंगे, फिर शेड्यूल को लिखेंगे, फिर पार्ट 1 करके सारे आर्टिकल को डिटेल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा है बिल्कुल उसको वैसा ही लिखना है। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे ज्वाइन करके मेरा खुद का हाथ से लिखा हुआ PDF है, इसको दे देंगे और इसको आप लोग लिखेंगे। तो एक कॉपी में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जैसा है एज इट इज, कोमा में भी नहीं बदलेगा, फुल स्टॉप भी नहीं बदलेगा, जैसा आपको यहाँ से दिया जाए बिल्कुल वैसा है। और सेकेंड में बाकी हम लोग जितना भी अपना नोट्स होगा या PDF होगा वो सब को आप लोग, तो आज की क्लास हम लोग यही रहने देते हैं और बाकी उसके बाद बंद कर कुछ क्लास वीडियो बात करते हैं।